एक बार किसी के साथ अन्याय हो जाए तो दुनिया का कोई भी कानून उसको इंसाफ दे नहीं पाता। एक बार किसी के साथ अन्याय हो जाए तो दुनिया का कोई भी कानून उसको इंसाफ दे नहीं पाता। अब तुम पूछोगे मैंने ये सब क्यों लिखा, क्या मुझको कुछ लिखना नहीं आता? किसी एक के चले जाने से ना तो दुनिया की रौनक कम होती है, ना ही शहर खाली हो जाता। उस एक के चले जाने से ना तो चांद तारे बुझते हैं, ना ही सूरज सवाली हो जाता। इतना जरूर है कि अन्याय करने वाला एक दिन कुदरत के शिकंजे में आ जाता। लेकिन सच यही है, दुनिया का कोई भी कानून याचिकाकर्ता को इंसाफ दे नहीं पाता, क्योंकि अदालत के फैसलों से ना तो किसी का बीता हुआ समय वापस आता है, ना ही गुनाहगार को सजा देने से कुछ हासिल हो पाता। गुनाहगार को मौत की सजा दे दो तो भी वो जीते जी नर्क भोगने से छुटकारा पाता। गुनाहगार को मौत की सजा दे दो तो वो जीते जी नर्क भोगने से छुटकारा पाता। ये आपकी नजर में सजा होगा, मेरी नजर में फांसी की सजा देना सजा नहीं कहलाता। अदालत अगर मुआवजे की रकम का ऐलान करके याचिकाकर्ता की झोली रुपयों से भी भर दे तो भी मरने वाला आसमान में रहकर छटपटाता। आज संदीप नाहर की आत्महत्या की खबर आई थी, आज नहीं कल, सच 15 तारीख को कल संदीप नाहर की आत्महत्या की खबर आई, जिसको पढ़कर मुझे इतना समझ आया, चकाचौंध भरी जिंदगी बिताने वाला भी दिल का सुकून हासिल कर नहीं पाया। अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपनी ही पत्नी को आत्महत्या का दोषी ठहराया। उसके बारे में पढ़कर तुमको क्या समझ आया? शायद कुछ नहीं, शायद कुछ नहीं। पूछो क्यों? अपने अपनों का प्यार, विश्वास और साथ मिले तो अभाव में भी जिंदगी मजे से कट जाती है। अगर जीवन संगनी ही शक करने लगे तो जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। भारतीय फिल्में भी कब नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं? पढ़ाती हैं क्या? चलो बात का रुख बदलते हैं। मेरा कहना है, हर किसी के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे दूसरों से भावनात्मक सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में अक्सर हमसे भूल होने की संभावना बनी रहती है। हम और आप एक ऐसे इंसान से अपना दर्द साझा करने की चाहत रखते हैं जिस पर हम यकीन करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाला हम पर उतना भरोसा नहीं करता। जीवन में ना जाने ऐसी छोटी बड़ी कितनी बातें होती हैं जिनको अगर अपने अपनों के साथ बांट लिया जाए तो कोई बुराई नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसके पीछे भी कई तर्क वितर्क हो सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि औरत भावनात्मक रूप से कमजोर होती है। हर छोटी बड़ी बात पर रोना उसकी आदत होती है। मान लेते हैं ये सच है, परंतु एक सच और भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो ये कि जीवन के कुछ खास पलों में पुरुष वर्ग भी खुद को रोने से रोक नहीं पाता। इसका मतलब तो ये हुआ, दर्द का एहसास सबके लिए एक जैसा होता है, फर्क सिर्फ सहन शक्ति का होता है, ये सब में एक समान नहीं होती। मेरे मन में बहुत कुछ आता है, मैं लिखूं। मैं हर रोज जो भी होता है उसको डिफाइन करना चाहती हूँ, उसको अपनी नजरों से दुनिया दिखाना चाहती हूँ। लेकिन अच्छा, क्या हुआ था मेरे मन में जब मैंने ये खबर पढ़ी थी? मुझे लगा जो मैंने लिखा वो सब पे लागू होता है, सिर्फ
मेरे पे नहीं, तुम्हारे पे नहीं, दुनिया के हर इंसान पे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि परेशानियाँ तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं। तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आत्महत्या सबसे शॉर्टकट है मुसीबतों से पार पाने का। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण से समझाना चाहती हूँ। पहले चलो 2 लाइनें सुनाती हूँ। क्या हुआ अगर जिंदगी में किसी चीज की कमी रही? क्या हुआ अगर जिंदगी में किसी चीज की कमी रही? नादान बालक आसमान को देख, जमी तो उसके हिस्से में भी कभी नहीं रही। परेशानियां तो सबकी लाइफ में आती है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम परेशानियों से भाग जाएं या फिर आत्महत्या को आसान रास्ता बनाएं। चलो एक उदाहरण से समझाती हूँ। आप अपनी गाड़ी को चाहे कितना भी संभाल कर क्यों ना चलाएं, आप अपनी गाड़ी को चाहे कितना भी संभाल कर क्यों ना चलाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता बिना ठोके गाड़ी जीवन भर साथ निभाए। आप अपनी गाड़ी को चाहे कितना भी संभल कर क्यों ना चलाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता बिना ठोके गाड़ी जीवन भर साथ निभाए। अब गलती चाहे किसी की भी क्यों ना हो, गाड़ी ठुक के जाए। यही हाल जीवन का भी है। जैसे जैसे आप कामयाबी के शिखर तक जाएं, जैसे जैसे आप कामयाबी के शिखर तक जाएं, बिन चाहे आपके दुश्मन भी बनते जाएं। संभव है इस तकलीफ को आप किसी से कह ना पाए, संभव है इस तकलीफ को आप किसी से कह ना पाए। आप मुझे सुने तो हम भी कुछ सुनाएं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में परेशानी ना आए। लाज शर्म को छोड़कर आप परेशानियों से भिड़ जाएं, परेशानियों को बाहर का रास्ता दिखाकर निश्चिंत हो जाएं, परेशानियों को बाहर का रास्ता दिखाकर निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि परेशानियां अपने लिए सुरक्षित पनाह चाहें, क्योंकि परेशानियां अपने लिए सुरक्षित पनाह चाहें। बेइज्जत होकर परेशानी दोबारा उस घर में नहीं आए, बेइज्जत होकर परेशानी दोबारा उस घर में नहीं जाए। यकीन ना हो तो मेरी बात को जब चाहे आजमाए। हाँ, मैं बात करी थी कल जो उसने सुसाइड किया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दुख दर्द सबकी लाइफ में आता है। जैसे कोई कुछ कहता नहीं तो क्या हुआ, कोई कुछ कहता नहीं तो क्या हुआ, आंसू आंख से बहता नहीं तो क्या हुआ, कोई कुछ कहता नहीं तो क्या हुआ, आंसू आंख से बहता नहीं तो क्या हुआ। हर सीने ने एक दर्द छिपा रखा है, हर सीने ने एक दर्द छिपा रखा है। आएगा बांटने कोई दुख उनका, इसी विश्वास को सबने गले से लगा रखा है। अगर मिले ना कोई हमदर्द तो छोटी सी जिंदगी पहाड़ बन जाती है, अगर मिले ना कोई हमदर्द तो छोटी सी जिंदगी पहाड़ बन जाती है। आंसू की एक बूंद फिर सैलाब बन जाती है, आंसू की एक बूंद फिर सैलाब बन जाती है। शिकायत जमाने से ना हो किसी को, शिकायत जमाने से ना हो किसी को ये मुमकिन नहीं, शिकायत जमाने से ना हो किसी को ये मुमकिन नहीं। संभव ये भी नहीं गिला कभी अपनों से ना हो, संभव ये भी नहीं गिला कभी अपनों से ना हो। आसान इतना नहीं है दूर चले जाना खुद से, आसान इतना नहीं है दूर चले जाना खुद से। प्यार पहला हो तो उसे भुला पाना दिल से। हर दिल को, हर दिल को, हर दिल को एक चाहत की ख्वाहिश होती है, हर चाहत की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं। सीमाएं अक्सर मजबूरियां बन जाती हैं, मजबूरियां अनजाने में दर्द दिल को दे जाती हैं। दर्द दिल का चैन से जीने की इजाजत नहीं देता, दर्द दिल का चैन से जीने की इजाजत नहीं देता। दुख दर्द बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आते हैं, पल खुशियों के पल भर में ओढ़न छू हो जाते हैं। कुछ समझे हम कहना क्या चाहते हैं? हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ब्रीफ में इतना समझ लो कि
इतना समझ लो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना कविता लिखती हूँ, ना मैं कहानी लिखती हूँ, मैं तो अपने आसपास के हालात को लिखती हूँ। और या फिर इसको इस तरह से कहती हूँ कि मैंने कभी साहित्य नहीं पढ़ा, ना ही मेरा साहित्य की तरफ कोई रुझान रहा, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे खुद वो खूबियाँ बख्शी जो शायद मेरे सिवा किसी के हिस्से नहीं आई। ये बात दूसरी है कि मैं बरसों बरस उनसे वाकिफ हो नहीं पाई, तो फिर अब क्या वजह रही जो अब मैं लिखने के लिए आतुर हो आई, है ना? यही जानना चाहोगे? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को लिखने के अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल चाहे हमारे गुलजार हो, राहत इंदौरी हो, या जो भी नामचे गीतकार हो, तो मुझे लगता है मैं उनसे बेहतर लिख सकती हूँ। तो मुझे लगा कि उसको अपने लिखने को, टैलेंट को कैच कराकर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। और आप सोसाइटी के लिए तभी कुछ कर सकते हो जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो। तो राइटिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हाँ मैं लिख सकती हूँ। तो क्यों ना मैं तुमको एक अपनी लिखाई का एक नमूना दिखाऊं। अगर मेरा लिखा पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। क्या पता मेरा लिखा किसी की नज़रों में चढ़ जाए तो कोई मेरे टैलेंट का मोल लगाए, फिर वो पैसा सोसाइटी के काम आए। फिलहाल मेरा लिखा बहुत सारे लोगों ने चुराया, यानी खुद कैच कराया। इसमें अरुण गोविल जी का भी नाम शामिल है। उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा तो उन्होंने समझ गए, अपना रोब दिखाया। चलो मैं तुमसे चंद लाइनें शेयर करना चाहती हूँ जो ये बताएंगी कि हाँ मैं सब कुछ लिख सकती हूँ, कविता, कहानी, गज़ल या जो भी। मैं इस समय अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर खड़ी हूँ। मेरे पास करने लायक कोई काम नहीं है। हाँ, कभी कभार भरी दोपहरी में मैं यूं ही बुनाई करके अपना समय व्यतीत कर लेती हूँ, लेकिन ये जरूर है सुबह शाम का वक्त मंदिर में भजन कीर्तन करने में गुजर जाता है। सच तो ये है, भजन कीर्तन तो सिर्फ बहाना है। जितना समय भजन कीर्तन में नहीं बीतता, उससे कहीं ज़्यादा वक्त तो अपना रोना रोने और दूसरों का दुखड़ा सुनने में बीत जाता है। इन सब के बीच जिंदगी बोझिल सी लगती है। जो भी हो, जिंदगी के दिन चैन से गुजर रहे थे। कारण स्पष्ट था, जरूरत की हर शय मैसर जो थी। एक दिन बेवजह मेरी जिंदगी में तूफान आया। अब मुझे भी अपने घर परिवार के लोगों से शिकायत होने लगी। ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। देखा जाए तो कोई खास बात नहीं थी। एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जो उम्र और अनुभव में मेरे सामने एक बालक था। शायद उसे किसी के इंतजार में समय काटना था, सो कुछ देर वो मुझसे बतियाता रहा। बातों बातों में उसने मुझसे कई सवाल करे, परंतु मुझे उसका उत्तर देने में किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। ना जाने उसे क्या सूझा। वो मुझसे पूछने लगा, क्या आप लिखती थी? ना जाने उसे क्या सूझा, वो मुझसे पूछने लगा, क्या आप लिखती थी? मैंने कहा, नहीं, लिखना कभी मेरी चाहत नहीं रहा, ना ही कोई सपना। लिखना कभी मेरी चाहत नहीं रहा, ना ही कोई सपना। उसने मुझसे फिर सवाल किया, क्या आप बच्चों को पढ़ाती थी? मैंने एक टुक जवाब दिया, नहीं। बस इतने में ही मेरे मन में एक हलचल मच गई और मेरे मन के भाव मेरे चेहरे पर आ गए। मैं कुछ देर खामोश रही। उसने भी कुछ देर तक अपनी जुबान पर ताला लगाए रखा। जाने से पहले उसने चुप्पी तोड़ते हुए मुझसे इतना कहा, आप तो बहुत अच्छा लिख सकती हैं, आप लिखती क्यों नहीं? जाने वाला तो चला गया और मेरे पास छोड़ गया शिकायत करने के ढेरों बहाने। अब मुझे शिकायत होने लगी। मैंने उस देश में जन्म ही क्यों लिया जहां दूर दूर तक अशिक्षा फैली हुई है। अब मुझे भगवान से भी शिकायत होने लगी। उसने मुझे क्यों अनपढ़ और जाहिल घर परिवार में भेजा?
जहाँ मुझे पढ़ा लिखा कर किसी भी काबिल नहीं बनाया गया। क्या वाकई मुझ पर माँ सरस्वती की कृपा रही? वैसे भी आज बसंत पंचमी है। अगर हाँ, तो मुझे पहले किसी ने नोटिस क्यों नहीं लिया? अगर वक्त रहते मुझे अपनी काबिलियत का पता चल जाता तो देश दुनिया का नक्शा बदल जाता। मैंने कहा ना, लिखने में मेरा कोई सानी नहीं। मैं सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जैसा कि कहा कि सोसाइटी के लिए खर्च करना चाहती हूँ, लेकिन जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं होगा, तो मेरे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि मेरा लिखा लोग कैच करा लेते हैं। पहले भी लोगों ने कैच कराया, तो इसलिए मैंने अभी तक बेहद उम्दा से उम्दा अपलोड करने का मन नहीं बनाया। लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत कुछ ऐसा है जो ये साबित करता है कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ। लिखना मेरे बाएं हाथ का काम है। चलो मैं शेयर करती हूँ चंद लाइनें जो ये बताएंगी कि हाँ, मोटी मोटी डिग्रियां किसी को समझदार नहीं बनाती। मेरे निजी जीवन के अनुभव हैं, इतने अनुभव हैं कि अगर मैं उनको लिखने बैठ जाऊं तो सदियों तक मैं नॉन स्टॉप लिखती रहूं। इतना कुछ है मेरे पास लिखने को। चलो चंद लाइनें शेयर करती हूँ जो ये बताएगा कि दुनिया में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग हैं। कैसे खींचूं उसका रेखा चित्र, कैसे खींचूं उसका रेखा चित्र जिसकी सूरत तक मुझे याद नहीं। बात कई बरस पुरानी है। तब शायद मैं चौथी 4th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट रही होंगी, मुझे सही से याद नहीं। मुझे अच्छे से याद है, हमारे घर के पास एक पार्क था। पार्क की पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण में बस स्टॉप और उत्तर दिशा में हमारा घर था। उसी पार्क की उत्तर पश्चिम दिशा में एक मोची अपनी दुकानदारी करता था। बचपन में मुझे शायद पहली बार मोची के पास जाना पड़ा था। मकसद था अपने जूते की मरम्मत करवाना। उस दिन मैंने शाम तक अपना होमवर्क भी नहीं किया था और शाम धीरे धीरे ढल रही थी। मैंने मोची के पास पहुंचते ही कहना शुरू किया, भैया पहले मेरा काम कर दो, मुझे जल्दी है। लेकिन मोची महाशय ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने बिना रुके कई बार कह डाला, भैया प्लीज पहले मेरा काम कर दो, भैया पहले मेरा काम कर दो। जब मैं कह चुकी तो उस मोची ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा भैया नहीं। हाँ, ये मोची ने कहा, मैं तुम्हारा भैया नहीं, तुम चाहो तो मुझे अंकल कह सकती हो। तुम्हें स्कूल में ये सब सिखाया जाता होगा। तुम्हें इस तरह बातचीत करना शोभा नहीं देता। खैर, मैंने उसकी बातें सुन तो ली, पर मुझे उसका इस तरह भाषण पिलाना जचा नहीं। फिर भी मैंने अपने जूते ठीक करवाए और घर आकर सारा किस्सा कह डाला। उसके बाद क्या हुआ ये तो मुझे आज तक याद नहीं आया, परंतु आज ये एहसास होता है कि वो मोची बिल्कुल सही था, क्योंकि खामोशी की भी जुबान होती है, बशर्ते उसे पढ़ने वाला होना चाहिए। इसी तरह हमारा और आपका व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है, जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है। और समझदार होने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि आपके कुमार विश्वास कहते हैं कि वो तो माँ सरस्वती की औलाद है, सरस्वती तो और किसी के पास जा नहीं सकती। लेकिन कभी उन्होंने मोची की तरह आपको कहा, नहीं बेटा आप मेरे को सुनने आते हो, इतना पैसा खर्च करके आते हो, तुम एक तो बेरोजगार हो, ऊपर से पैसा बेकार करते हो। पैसा का सर्कुलेशन जब तक वो सर्कुलेशन में रहे तभी तक उसकी कीमत है, और जितना मुश्किल पैसा कमाना है उससे ज्यादा मुश्किल है उसको सही तरह से यूटिलाइज करना। कभी किसी सम्मानीय व्यक्ति ने तुम्हें समझाया, तुम्हें कहा कि नहीं तुम इतना पैसा यूं ही जाया करते हो, अपने खान पान पे खर्च करो, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करो, अच्छे पहनो कपड़े, अच्छा खाना खाओ, परफ्यूम लगाओ। कभी किसी ने समझाया? जबकि मोची ने टोका, वो अनपढ़ था। मतलब अच्छे लोग दुनिया में, अच्छे दोस्त, अच्छे लोग, अच्छे पड़ोसी हर किसी को नहीं मिलते, और मोटी मोटी डिग्रियां हासिल करने वाले दूध के धुले नहीं होते। कितने सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी में
जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, दूसरों को सभ्यता और शालीनता का पाठ पढ़ाते हैं, क्या वो खुद इतने ईमानदार होते हैं? ज़्यादा दूर नहीं जाती, तुमको अमिताभ बच्चन का एक किस्सा सुनाती हूँ। लॉकडाउन में क्या हुआ, उनके किसी चाहने वाले ने ट्वीट कर दिया तो उनको क्या बोला, ठोक दो सालों को। क्या ये शालीनता है क्या? बात करते हैं प्यार मोहब्बत की गुलजार, लेकिन अपनी ही बीवी से निभा नहीं पाते। अगर निभाते, अगर मान लो मन मुटाव हो भी गया तो फिर सोसाइटी को तो ना दिखाते। बात करते हैं हम धर्मेंद्र की, है ना, लोग उस पर जान लुटाते। लेकिन सोचो क्या होगा जब कोई अपने बेटे के लिए दुल्हन लाने के बजाय उसके लिए नई माँ ले आए। लेकिन हम फिर भी उन लोगों को सम्माननीय बताते। अगर ऐसा आम आदमी करे तो समाज के ठेकेदार उसको समाज से बाहर करने के लिए आमदा हो जाते, उसका खाना पीना हुक्का पानी बंद कर देते। क्यों भाई? अमृता प्रीतम घर छोड़ के भाग जाए तो वो सम्मानीय व्यक्ति कहलाए। ऐसे ही परदेश की बेटी हमारे देश की बहू बन के आ जाए, वो साबत कपड़े पहने, वो साड़ी में रहे, भारतीय संस्कृति को अपनाए, तो वो बेगानी हमारी नायिका है। कपड़े पहनना भूल जाए तो हम उसको अपने सिर माथे बिठाएं। क्या ये धर्म है? क्या ये संस्कृति है? शास्त्र कहते हैं कि घर में बर्तन नहीं बजाने चाहिए, वो आपके घर में कलह का कारण बन जाते हैं, दरिद्रता का कारण बन जाते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री कहें तो वो सही हो जाए, तो क्यों तब धर्म की बात याद नहीं आए उनको? बहुत कुछ है मेरे पास कहने सुनने को, जो ये आपको बताएगा कि जीवन में खुश रहना है तो जरूरी नहीं आप किसी को अपना रोल मॉडल बनाओ। आपके लिए मंदिर जरूरी नहीं है, आपके लिए जरूरी है आप जीते जी दुनिया की हर सुख सुविधा पाओ। जब बाकी लोग पा सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं भाई? आपके कुमार विश्वास जब तक नौकरी में थे तो मुश्किल से जीवन बसर होता था। नौकरी छोड़ने के बाद उनकी 35 लाख की कार भी चोरी हो जाए तो वो कोई मायने नहीं रखती। सोचो ना, अगर वो कमा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? उनको जीने का अधिकार है, उनको सब सुख सुविधाएं पाने का अधिकार है, तो तुम क्यों नहीं? एक अमिताभ बच्चन एक अध्यापक के बेटे हुए ना, तो उनके पास तो दुनिया की ऐशो आराम की सुविधा, बाकी लोगों के पास क्यों नहीं? मतलब एक बंदा फटेहाल लेकर सिनेमा देखने जाए, वो गरीब का गरीब, और दूसरा बंदा 5 बंगलों का मालिक बन जाए, फिर भी किसी की आंख में शर्म नहीं आए। एक क्रिकेटर के पास पहले से गाड़ियों का ढेर है, फिर भी अगर वो देश के लिए जीत के आए तो उस पर सभी कंपनियां उस पर नोटों की बरसात करने लग जाए। क्या देश में बाकी लोग नहीं हैं? क्या उनको सुख सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? सोचो जिन लोगों को हम अपना रोल मॉडल बनाते हैं, अगर वही अपनी उम्र पद और प्रतिष्ठा को भूलकर कैमरे के सामने सबको चिढ़ाएं तो वो हमारे लिए सम्माननीय है। अगर आपका बच्चा आपके साथ इस तरह से बेशर्मी से पेश आए तो आप उसके गाल पे एक जोरदार चपट लगाएं। क्यों भाई? उसको भी वो सब करने दो ना। फिर मेरे पास बहुत कुछ है कहने सुनने को। मैं अपनी कविता कहानियां तब शेयर करूंगी जब मेरे पास ये तय हो जाएगा कि हाँ, मेरे को भी मेहनताना मिलेगा। क्योंकि जो गलतियां मैंने की, मैं नहीं चाहती वो लोग बाकी करें। दुनिया में सीख के कोई नहीं आता। सीखने का काम या तो माँ सिखाती है सिखाने का काम, या फिर अध्यापक सिखाता। लेकिन अब तो वो जमाना ही नहीं रहा ना। अब तो अध्यापक को भी पैसा मिलेगा तो वो पाठ पढ़ाएगा, उसके बावजूद भी वो खुद को तुमसे ज़्यादा कामयाब देखने का सपना भी नहीं सजा पाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। मौका मिला तो ये बंदा आपसे फिर बतियाने आएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।